नमस्कार, मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल के अनुसंधान विषय पर। इसे हम सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पेपर में पढ़ते हैं। जैसा कि पहले हमने अनुसंधान पर चर्चा की है, आज हम सब चर्चा करने वाले हैं प्राकल्पना क्या है। प्राकल्पना पर भी इससे पहले वाले वीडियो पर मैंने हल्की चर्चा करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार हम प्राकल्पना को विस्तार से समझेंगे। प्राकल्पना को हम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। कुछ परिभाषाएं मैंने इसके लिए शामिल की हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। एक परिभाषा सी.एच. मान ने दी थी, बहुत छोटी है लेकिन प्राकल्पना को समझने के लिए बेहतर परिभाषा है। उनके अनुसार प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। मतलब जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, अनुसंधान कर रहे होते हैं, तो हमारे अनुसंधान को एक निश्चित दिशा में, सही दिशा में ले जाने के लिए एक निर्देशक की आवश्यकता होती है और प्राकल्पना ठीक इसी तरह से काम करती है। मतलब ये हुआ कि प्राकल्पना वह अस्थायी अनुमान है जिसके अनुसार हमारा जो अनुसंधान होता है, जो रिसर्च कार्य होता है, वो उस तरफ चलता रहता है। कुछ और परिभाषा अगर आप इससे लेना चाहते हैं तो आप कुछ और परिभाषा ले लीजिए जिनमें से मुझे जो पसंद है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बोगार्ड्स के अनुसार प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्थापना है। प्रस्थापना ये है मतलब ऐसा हमने एक अस्थायी अनुमान ले लिया जिसे बाद में हम हटा भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी प्राकल्पना जो है, हमारी हाइपोथेसिस, वो निरस्त हो जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो झूठ साबित हो जाए, उसके पक्ष में अगर हमें तथ्य नहीं मिलते हैं तो वो फिर गलत साबित हो जाती है और हमें जो निष्कर्ष मिलता है वो हमें मानना होता है। मतलब इस अस्थायी अनुमान का परीक्षण करना अभी बाकी है। अब एक परिभाषा अगर आप चाहते हैं तो आपको हाइपोथेसिस, प्राकल्पना अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको कम से कम एक या दो परिभाषाएं आपके एग्जाम में शामिल करनी चाहिए। अब मुझे इसमें से एक परिभाषा और पसंद है, मैं उसको भी आपके सामने रखता हूं। प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्थापना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। मतलब उसका परीक्षण किया जा सकता है। ये परिभाषा दी थी गुड एवं हार्ट ने। अब जो बात मैंने की थी वो बात सामने आ गई। ये ऐसी प्रस्थापना है जिसकी सत्यता, मतलब अभी ये सत्य सिद्ध नहीं हुई है, बल्कि हमें इसे सत्य सिद्ध करने की ओर, मतलब इसके जो तथ्य हैं, इससे जुड़े हुए तथ्य, उन्हें एकत्र करना है और आखिर में हमें यह सिद्ध करने की कोशिश करना है कि यह प्रकल्पना सही है या गलत है। ओके, मतलब इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। यहाँ पे सत्यता की जांच की जा सकती है, यह बताने का मतलब क्या है? कभी हम ऐसी प्रकल्पना या ऐसी हाइपोथेसिस हम ना ले लें जिसको सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, जिसके लिए वैज्ञानिक तथ्य मौजूद नहीं है या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। इसीलिए जब हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं तो हमें वैज्ञानिक विधियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वैज्ञानिक प्रविधियों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कोई आदर्शात्मक प्राकल्पना ले लेते हैं, हाइपोथेसिस ले लेते हैं, तो शायद उसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त तथ्य नहीं होंगे और हमारा जो अनुसंधान होगा वो अपने मार्ग से भटक जाएगा। अब प्राकल्पना को हम कैसे समझ सकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं पूर्व सिद्धांत, इसे हम अनुमान कह सकते हैं, कल्पनात्मक विचार कह सकते हैं, काम चलाऊ सामान्यीकरण कह सकते हैं और प्रस्थापना कह सकते हैं। पूर्व सिद्धांत समझ में आ गया कि हमने अनुसंधान से पहले ही एक प्रकार का पूर्व सिद्धांत बना लिया और अब हम कोशिश करते हैं कि उसके आधार पर हम अपने
अनुसंधान को दिशा दे सकें। अनुमान, निश्चित तौर पर ये एक अनुमान ही है हमारा, जो हमारे अनुभव, जो हमारा दिमाग कहता है, हम उसके आधार पर एक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से कल्पनात्मक विचार, काम चलाऊ सामान्यीकरण भी आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब हमने क्या किया, अनुसंधान से पहले ही एक काम चलाने लायक सामान्यीकरण कर लिया। हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमारी जो समस्या थी, उसका जो हम रिजल्ट चाहते थे या जो रिजल्ट आने वाला था, तो हमने उसका एक सामान्यीकरण करके ये अनुमान लगा लिया कि नहीं भाई, ऐसा रिजल्ट आने वाला है। प्रस्थापना मतलब जिसको हटाया भी जा सकता है। मतलब कल हमारा ये सामान्यीकरण, हमारा ये जो विचार है, कल ये गलत साबित होता है। मतलब ऐसे पर्याप्त तथ्य नहीं मिल पाते कि हम इसे सत्य साबित कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। अब उपयोगी प्राकल्पना, प्राकल्पना इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना कि हमें अनुसंधान करते समय प्राकल्पना की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम एक निश्चित प्राकल्पना का विचार अपने मन में ना लाएं या एक हाइपोथेसिस ना बनाएं, तो हमें क्या होगा, हमारे अनुसंधान के मार्ग से भटक जाने की बहुत संभावना होगी। अब उपयोगी प्राकल्पना कैसी होनी चाहिए? उपयोगी प्राकल्पना की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जिस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता है स्पष्टता। तो गुड एवं हार्ट लिखते हैं कि प्राकल्पना अवधारणाओं के दृष्टिकोण से स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक, अवधारणा या वैज्ञानिक शब्दावली जो प्राकल्पना में काम में ली जाती है, उसकी स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। मतलब हमें जो हमें यह बात स्पष्ट रखनी चाहिए कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अपने अनुसंधान कार्य को कर रहे हैं, और जो भी हम परिभाषाएं, जो भी शब्दावली यूज कर रहे हैं, उन्हें हमें उसकी स्पष्ट परिभाषाएं देनी चाहिए। और अगर हो सके तो अवधारणा की प्रक्रिया का वर्णन करके स्पष्ट करना चाहिए। हमारी जो अवधारणा जो हमने इसमें ली हुई है, तो उस किस प्रक्रिया के तहत हमने ऐसा किया है, और हमने अ, अ, किस आधार पर, क्या तथ्यों के आधार पर इसको बनाने की कोशिश की है, तो इन प्रक्रियाओं का हमें स्पष्ट वर्णन कर देना चाहिए। दूसरी बात है, उनकी परिभाषाएं वे होनी चाहिए जो विषय में सामान्यता मान्य हो, आ, और विचारों का संचार करने वाली हो। मतलब इनमें एक सामान्यता होनी चाहिए, और जो विचार है वो एक मतलब उनमें एक संचार होना चाहिए। संचार का मतलब क्या है कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से हमारी प्राकल्पना में निकल कर आनी चाहिए। अवधारणाएं व्यक्तिगत रूप से बनाई हुई नहीं हों। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवधारणाएं जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से बना ली गई हैं, उसके आधार पर हमारे पास पर्याप्त तथ्य मौजूद नहीं है। फिर है अनुभाविक संदर्भ। इस पे इसे एम्पिरिकल रेफरेंस भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अध्ययन में प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी तथ्यों द्वारा जांच की जा सके। मैंने पहले भी बात की थी, अभी फिर से बात कर रहा हूं कि हमें ऐसी अवधारणा नहीं बना लेनी चाहिए जो आदर्शात्मक हो। मतलब ऐसी अवधारणा होनी चाहिए जिसे जो स्वाभाविक हो, जो वास्तविक हो, और उसे सिद्ध किया जा सके। मतलब ये हुआ कि हम उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि हमने एक हाइपोथेसिस ले ली, हमने एक परिकल्पना ले ली कि सारे पूंजीपति लोग गरीब लोगों का या मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। लेकिन क्या क्या इसे पर्याप्त तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? शायद नहीं। और स्पष्ट करना चाहते हैं इसे आप, तो एक उदाहरण और लीजिए। सभी सरकारी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। अगर यह हाइपोथेसिस हमने ले ली, यह प्राकल्पना हमने ले ली, तो बताइए हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं? क्या हमारे पास पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं जिससे हम सिद्ध कर दें कि सारे
जो अधिकारी हैं वो सारे सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। ऐसा शायद कर पाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हम पर्याप्त तथ्य हमारे पास नहीं होंगे। मतलब अनुभाविक तथ्यों द्वारा जब इसकी जांच की जाएगी तो वो जांच पूरी नहीं होगी। मतलब इसके लिए पर्याप्त अनुभाविक तथ्य जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए ये अनुभाविक संदर्भ जो है प्राकल्पना के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। इंग्लिश के शब्द से कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि इसमें स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। मतलब ये है कि गुड एवं हॉट ने लिखा कि उपयोगी प्राकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। अब भाई कैसी विशिष्ट होनी चाहिए? स्पेशल होनी चाहिए क्या? देखिए, बात यहां पर यह है कि यह जो प्राकल्पना होनी चाहिए वह एक निश्चित क्रिया या पूर्वानुमान, ऐसा ऐसी घटना को या ऐसे चीज को इंगित करना चाहिए जिससे स्पष्ट रूप से यह वर्णित हो सके कि हमारा प्रयोग किस दिशा में किया जाना है, हमारा अनुसंधान किस दिशा में किया जाना है। सपोज कि अगर हमारी जो स्पेसिफिसिटी है, विशिष्टता है, उसमें उस प्राकल्पना में विशिष्टता नहीं है। मतलब प्राकल्पना हमने एक ऐसी बना ली जिसका एक बहुत बृहद बड़ा क्षेत्र है। अब बड़ा क्षेत्र होगा और उसमें खास उस वो निश्चित तौर पर किसी जो हमारे लक्ष्य को निर्देशित नहीं करेगा, इंगित नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे? निश्चित निश्चित नहीं करेगा, इंगित नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे? अब खास बात यहाँ पर क्या है? विशिष्टता क्यों होनी चाहिए? इस बात को भी समझने की जरूरत है। विशिष्टता इसलिए होनी चाहिए, जैसे अगर हम अपना अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और हमारे इस अनुसंधान में अनेक कारकों का समावेश है, अनेक चरों से और ये हमारा अनेक चरों से संबंधित है। मतलब इसमें कई जो चर हैं, चर यहाँ पे एक नई बात या चर यहाँ पे एक नई बात आ गई। हालांकि पिछली बार मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे हम अनुसंधान करते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते हैं, तो चर हम उन्हें कहते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके मान लगातार बदलते रहते हैं। मतलब वो बदल सकते हैं। हम किसी के हम सपोज हम किसी के हम किसी शहर में या किसी जगह पर जाकर हम शिक्षित लोगों का या शिक्षित लोगों का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पता लगा रहे हैं कि किसने कितनी शिक्षा हासिल की है, युवा वर्ग ने इस समय कितनी शिक्षा हासिल की है। तो क्या होगा? कोई ज्यादा पढ़ा हो सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन होगा वो एक चर होगा। मैं ज्यादा चर पर जाने की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इस पर बात कर ली है। मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम अनेक प्रकार के चरों का समावेश कर लेते हैं, हम अनेक तरह की चीजों का समावेश कर लेते हैं, अनेक कारक हमारे उसमें आ जाते हैं, तो फिर हमारी आ, जो प्रकल्पना होती है, हमारी जो हाइपोथेसिस होती है, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती। ठीक है? और अविस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है। मतलब वो एक हाइपोथेसिस ना होकर बल्कि अध्ययन का क्षेत्र बनकर रह जाती है और वह हमारे अध्ययन को निर्देशित करने के बजाय अ, अपने मार्ग से भटकाने लगती है। अब हमें इसीलिए प्रकल्पना का निर्माण करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह प्रकल्पना न होकर अध्ययन का क्षेत्र बन जाती है यदि हम उसमें विशिष्टता के गुण को शामिल नहीं करते। उपयोगी प्रकल्पना सीमित, विशिष्ट तथा निश्चित पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तीनों कैसी होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए, मतलब हमें उसे पता होना चाहिए कि उसके अंदर उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। दूसरा है विशिष्ट होनी चाहिए, जो अभी हमने पढ़ ही लिया। और तथा निश्चित पक्ष से संबंधित होनी चाहिए, वह अध्ययन क्षेत्र से संबंधित न होकर किसी निश्चित पक्ष तक ही सीमित होनी चाहिए। मतलब उसमें पूरा अध्ययन पक्ष जो है वो उसका समावेश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक निश्चित क्षेत्र का, निश्चित बात का समावेश होना चाहिए। ये था विशिष्टता। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे अब उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। मतलब कैसा होना चाहिए? अगर हमने ऐसी परिकल्पना स्थापित कर ली जिसके परीक्षण के लिए, जिसके सत्यता की जांच के लिए
हाँ, अब हम अपनी हाइपोथेसिस की जांच करना चाहते हैं, हमारे पास ऐसी विधि ही नहीं है, ऐसे टूल्स ही नहीं है, ऐसे मेथड्स ही नहीं है जिनके आधार पर हम उनकी जांच कर सकते हैं। अब ऐसी प्राकल्पना हमने बना ली, ऐसी हाइपोथेसिस हमने बना ली, तो हम उनका उसका वैज्ञानिक परीक्षण किस तरह करेंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, जो प्रविधियां उपलब्ध होनी चाहिए, उनके आधार पर ही हमें प्रकल्पना का निर्माण करना चाहिए। अब गुडे और हार्ट इसके लिए क्या कहते हैं? अध्ययनकर्ता को प्रकल्पना का निर्माण करते समय अध्ययन के क्षेत्र में उपलब्ध प्रविधियों और पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब हम जिस पर अध्ययन कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रविधियां उपयोग में लाई जाती हैं। हम ऐसी प्रविधि का उपयोग करते हैं जो उसके लिए उपयोगी ही नहीं है। हमें अगर किसी के उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी के का मतलब कहीं पे हमें मात्रात्मक पक्ष के अलावा भावात्मक पक्ष भी चाहिए, तो हम साक्षात्कार का उपयोग करते हैं। मतलब हम जानकारी भी लेते हैं और उनके भावों को भी पढ़ते हैं। अगर हम साक्षात्कार ना लेकर हम उसकी जगह पे कोई दूसरा मेथड उपयोग करते हैं, हम उसके सामने नहीं जाते हैं, हम उसका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो भावात्मक पक्ष हमें पता चलने चाहिए थे, वो हमें पता नहीं चल पाते। पद्धतियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। वह ऐस वह ऐसी प्रकल्पना का निर्माण करे जिसकी जांच के लिए तथ्य संकलन की प्रविधियां विज्ञान में उपलब्ध हों, तभी वह उपयोगी प्रकल्पना कहलाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब अनुसंधानकर्ता को, आप जा रहे हो ना अनुसंधान करने के लिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी प्रविधि का ऐसे प्रकल्पना का निर्माण करें जिसमें हमारे पास तथ्य संकलन की प्रविधियां विज्ञान में पहले से उपलब्ध हों। अगर हम डाटा कलेक्शन ही नहीं कर पाएंगे, तथ्य संकलन ही हमारा नहीं होगा, तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे? हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, तभी अगर ऐसा हम नहीं कर सकते, तो हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो किसी काम की नहीं होगी और हमारे अनुसंधान में काम नहीं आएगी और वो असफल हो जाएगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो प्रकल्पना कहलाएगी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद है सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए। मतलब प्रकल्पना सिद्धांत के समूह से संबंधित होनी चाहिए। क्यों? उपयोगी प्रकल्पना की इस विशेषता पर प्रायः नए विद्यार्थियों का ध्यान नहीं जाता। अब आप अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, तो अब प्रकल्पना जो है वो सिद्धांतों से संबंधित नहीं हो, सिद्धांतों से संबंधित है या नहीं, इस पर आपका ध्यान नहीं जाता। आप आए, अपने मन से आपने कोई विचार प्रस्तुत किया, आपने सोचा कि हम उस पर अनुसंधान कर लेंगे। लेकिन देखिए, जरूरी ये है कि अगर हम विषय के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उन सिद्धांतों को आधार बनाकर ही हमें आगे नॉलेज को और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उनमें जो कमियां हैं, उनको अगर अनुसंधान करता, उनको अगर निकालेगा और उसमें एक गैप फाइंड करेगा, रिसर्च के लिए उसे गैप मिलता है, फिर वो उस पे उस पे जो वर्क करता है और फिर उस पे ज्ञान में जो वृद्धि होती है, उससे विषय का विकास होता है। विज्ञान के ज्ञान का संचय तो तभी संभव होता है जब विद्यमान तथ्यों और सिद्धांत के ज्ञान से संबंधित अध्ययन किए जाएं। ये बात क्लियर हो गई। इसलिए व्यवहारिक अथवा उपयोगी प्रकल्पना वही होती है जो उपलब्ध तथ्य और सिद्धांत के ज्ञान से संबंधित, हमारे पास जो तथ्य मौजूद हैं उनसे संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से उपलब्ध सिद्धांत के ज्ञान पर आधारित होता है, तो विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है। नहीं, कई बार हमने अनुसंधान किया और हमारा जो अनुसंधान है वो अपने मार्ग से भटक गया और किसी निर्णय पर, निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पाए। मतलब हम एक सैद्धांतिक आधार मौजूद होना चाहिए। आप देखते हैं, आप घर भी बनाते हैं तो आप उसके लिए नींव तैयार करते हैं, ताकि हमारा घर जो है उसके ऊपर जो घर की दीवारें हैं वो मजबूती के साथ खड़ी रहें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सिद्धांतों पर आधारित प्रकल्पना का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक बात और है इसमें, सरलता, ठीक है। अब विशिष्टता पढ़ ली हमने, विशिष्टता और सरलता दोनों गुण होने चाहिए। मतलब कैसा? व्यवहारिक एवं उत्तम प्रकल्पना में सीमित कारकों का अध्ययन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसमें हमने बहुत सारे कारक और बहुत सारे चरों को हमने शामिल कर लिया, हमारी प्रकल्पना जो है वो बड़ी जटिल हो गई। जैसे जैसे कारकों को, चरों को हम उनकी संख्या बढ़ाते जाते हैं, तो हमारी प्रकल्पना क्या होती जाती है? सरल से जटिल
जटिलता की ओर चली जाती है, सरल से कठिन की ओर चली जाती है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें कम कारक में सीमित क्षेत्र में हाइपोथेसिस का निर्माण करना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या काम करना चाहते हैं। प्राकल्पना अत्यधिक सरल भी नहीं होनी चाहिए। भाई खास बात ये भी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही सरल कर दिया हमने और कोई हमारा जो रिसर्च है वो कोई उससे कोई नई चीज निकल कर सामने आई ही नहीं। बहुत अधिक सरल प्रकल्पना अनुपयोगी और अव्यवहारिक हो जाती है। इस तत्व को यंग ने किस तरह से लिखा था, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं। उन्होंने लिखा कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्रकल्पनाओं एवं विवेचनाओं को काट भी सकता है। भाई मतलब हमने एक प्रकल्पना बना ली, हमने इसमें इतनी सिंप्लिसिटी डाल दी, इतना सरल कर दिया उसमें कि हमारी प्रकल्पना ही किसी काम की नहीं रह गई। ठीक है। एक अच्छी परिभाषा ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा था अ, कि किसने कहा था कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्रकल्पनाओं एवं विवेचनाओं को काट भी सकता है। तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टीवी यंग। ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं या कुछ बुक्स ऐसी हो सकती हैं जिनमें इससे ज्यादा चीजें दी गई हों, इससे ज्यादा पॉइंट्स दिए गए हों, तो वहां पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सामाजिक विज्ञान में ऐसा हो सकता है कि एक ही अविशेषताएं अलग अलग किताबों में संख्या में ज्यादा या कम मिल सकती हैं। अब प्राकल्पना के आयाम पर बात होगी। प्राकल्पना के आयाम क्या क्या हैं? प्राकल्पना के आयाम समानता होनी चाहिए, उसमें जटिलता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सरल बना दिया जाना चाहिए, उसमें जटिलता होनी चाहिए। इस तरह से जटिलता को जब हम परिभाषित करते हैं तो जटिलता क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जटिलता है जब हम एक से ज्यादा चरों को शामिल करते हैं, कई कारकों को शामिल करते हैं, तो हमारा जो अनुसंधान होता है, हमारी जो हाइपोथेसिस होती है अनुसंधान में, हमारी जो प्राकल्पना होती है, वो जो जटिल की ओर चली जाती है, जटिल होती जाती है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और है, जितनी जटिलता हमारी प्राकल्पना में, हाइपोथेसिस में आती है, हमारे अनुसंधान के रिजल्ट उतने ही बेहतर निकलकर सामने आते हैं। घटनाओं का विश्लेषण चरों के आधार पर प्राकल्पना की जटिलता को विशेष महत्व देता है। मतलब चर जितने होंगे तो हम उस बेहतर तरीके से उस घटना का अध्ययन कर सकते हैं। हम जितने ज्यादा चरों का उसमें मूल्यांकन कर पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे, अवलोकन कर पाएंगे, शायद हम जितना ज्यादा कलेक्शन कर पाएंगे डाटा से, जितने चर हमें होंगे हमारे पास, तो हम उतना बेहतर तरीके से हाइपोथेसिस को समझ पाएंगे। ठीक है। प्रकल्पना वैसे जितनी जटिल होगी, घटनाओं का विश्लेषण भी उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। उच्च स्तर का सामान्यीकरण करने के लिए वैज्ञानिक उतनी ही जटिल प्रकल्पना का निर्माण करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हमें बहुत अच्छे स्तर का अनुसंधान करना है तो हम क्या करते हैं? जटिल प्रकल्पना का निर्माण करते हैं ताकि हम अच्छे अनुसंधान को प्राप्त कर सकें और अच्छा निष्कर्ष जो है वो। हाँ, तो जटिलता पे बात करते हुए हम लोग क्या बात कर रहे थे? घटनाओं के विस, का विश्लेषण भी उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा जितनी उसमें जटिलता होगी। मतलब प्राकल्पना में जितनी जटिलता होगी तो घटनाओं का विश्लेषण भी श्रेष्ठ माना जाएगा। बहुत सारे जो अ, अच्छे वैज्ञानिक हैं, जो अच्छे समाजशास्त्री हैं, वो क्या करते हैं? जटिल प्रकल्पनाओं का निर्माण करते हैं ताकि उच्च स्तर का सामान्यीकरण किया जा सके। मतलब ज्यादा सामान्यीकरण का मतलब क्या है? जो सारे लोगों पर कोई भी ऐसी अवधारणा या कोई भी सिद्धांत या ज्यादा बेहतर तरीके से किसी पर लागू हो सकता है, तो वो कब लागू हो सकता है? जब हम ज्यादा चरों का अध्ययन करें, ज्यादा कारकों का अध्ययन करें, हर दृष्टिकोण से हम घटना को देखने का प्रयास करें। मतलब हमारी जो हाइपोथेसिस है ना, वो जटिल जटिल होनी चाहिए, तो शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसको
समझ सकते हैं। फिर इसके बाद है अगला विशिष्टता। विशिष्टता पे अपन लोगों ने पहले ही चर्चा कर ही ली है। विशिष्टता होनी चाहिए, मतलब विशिष्ट क्षेत्र और को इंडिकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विशिष्ट दिशा में, निश्चित दिशा में जाने के बजाय हमारी हाइपोथेसिस हमको एक बृहद क्षेत्र में ले जाए और हम वहां जाकर भटक जाएं। ठीक है। इसके बाद है निश्चयवादिता, डिटर्मिनेंसी। ठीक है। प्राकल्पना के निश्चयवादिता के आयाम में गाल्टुंग ने क्या लिखा है? परिस्थितियों का वितरण इतना स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि इकाई की वास्तविक स्थिति क्या है, इसे निश्चितता के साथ देखा परखा जा सके। मतलब हम जिस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, जहां से सैंपल ले रहे हैं, हम जहां से डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उनमें जो है परिवर्तन होता रहे और हमें जो है अलग-अलग तरह का तथ्य संकलन करने का मौका मिले, या हम एक जैसा जो है तथ्य ना इकट्ठा कर सकें, पूरे यूनिवर्स से हमें सही डाटा ना मिल सके। विशिष्टता और निश्चयवादिता दोनों ही लक्षणों का हमारी हाइपोथेसिस में समावेश होना चाहिए। मतलब विशिष्टता भी होनी चाहिए और निश्चयवादिता भी होनी चाहिए। दोनों बातें खास बनाती हैं, क्योंकि विशिष्टता ने क्या बता दिया भाई कि एक निश्चित क्षेत्र की तरफ इसी दिशा में हमें काम करना है। निश्चयवादिता ने क्या बताया, जहां पर काम करना है, जिन चीजों पर काम करना है, जिन इकाइयों पर काम करना है, जिन सैंपल्स पर काम करना है, वो कैसे हैं, निश्चित हैं। ओके। तो अब इसके बाद है एक ये अच्छा लगेगा आपको, मिथ्यात्मकता। अब बोले भाई मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्यात्मकता मतलब क्या होना चाहिए? जब हमने हाइपोथेसिस बनाई है ना, हमने तथ्य के आधार पर अभी निष्कर्ष नहीं निकाल दिया, हमने कोई इसकी एनालिसिस नहीं की, हमने कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया, हमने तथ्यों का संकलन किया है, या तथ्यों का संकलन करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हाइपोथेसिस बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए आप, हाइपोथेसिस कैसे बनती है, उसमें क्या होना चाहिए, मिथ्यात्मकता होनी चाहिए। या मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्राकल्पना में सत्य अंश, अनिश्चित अंश या मिथ्या अंश की क्या सीमाएं हैं, कितना हो सकता है, किस प्रकार का हो सकता है, और यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि उपलब्ध तथ्यों में मिथ्या पक्ष का मापन हम किस प्रकार करेंगे, यानी किस तरह से संभव है, किस प्रकार से हम करेंगे, किस तरह से हम ये साबित कर सकते हैं कि नहीं, हमारी जो चीजें हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। मतलब इन सब चीजों का हमें अपने हाइपोथेसिस में ध्यान रखना चाहिए। अगली बात है कि परीक्षणीयता होनी चाहिए, मतलब हम जिसका परीक्षण कर सकें। निश्चित तौर पर हमने सबसे स्पष्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर किसी इस बात का ये है, प्राकल्पना का, हाइपोथेसिस का हमें जो ध्यान रखना चाहिए, तो वो ये होनी चाहिए कि इसमें परीक्षणीयता जरूर होनी चाहिए भाई, हम इसका परीक्षण कर सकें। ऐसा ना हो कि हमने ऐसी हाइपोथेसिस ले ली जिसका हम परीक्षण ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास टूल्स ही नहीं है, हमारे पास टेक्निक्स ही नहीं है, हमारे पास उसके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि हम डाटा कलेक्शन ही ना कर पाए, हमने ऐसी हाइपोथेसिस ले ली कि उसका डाटा डाटा कलेक्शन ही हम नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके अंदर परिच्छुनिता होनी, मतलब हम उसका रिजल्ट, मतलब हमें ये सिद्ध कर सकें हम कि वो सत्य है या असत्य है, इसके लिए तथ्य संकलन कर सकें, हम उसकी सत्यता की जांच कर सकें। अब वो जो हमने एक परिभाषा ली थी कि सत्यता की जांच अभी बाकी है, समझ में आ गई बात? मतलब हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं वो सत्य है या नहीं है। अब है इसके बाद भविष्यवाणीता। इसमें ये गुण होना चाहिए कि वो आ, अपने आधार पर, तथ्यों के आधार पर या अपने अनुमान के आधार पर आ, सही भविष्य की, या जो आगे जो होने वाला है, हमारे हमारे अनुसंधान को निर्देशित करने वाली होनी चाहिए, मतलब आगे की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। इसे हम भविष्यवाणिता के नाम से जानते हैं।
अनुसंधानकर्ता अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध तथ्यों के संदर्भ में अपनी परिकल्पनाओं में संशोधन एवं परिवर्तन करता रहता है ताकि वह हमारे अनुसंधान को सही दिशा दे सके। ठीक है, अगला पुनरुत्पादकता। आसान एक तुम लोगों के लिए हो सकता है कि ये नया शब्द जैसा महसूस हो रहा हो, लेकिन हम वैसे भी जानते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से ये बना है। ठीक है, तो इस पुनरुत्पादकता में क्या होता है? प्रकल्पना की एक और खूबी उसकी पुनरुत्पादकता है। ठीक है, एक प्रकल्पना उस सीमा तक पुनरुत्पादन की योग्य होती है जब तक कि उसे उसके निष्कर्षों के साथ दोहराया जा सके। मतलब जब तक उसे उसके निष्कर्षों के साथ दोहराया जा सकता है, तब तक उसमें पुनरुत्पादकता होती है। मतलब परिणाम जो होते हैं वो हमारी हाइपोथेसिस के द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है, अगली बात है संवहनशीलता। कम्युनिकेशन से बना है संवहनशीलता। बात समझ में आ गई? मतलब ये हुआ कि हाइपोथेसिस हमारी कैसी होनी चाहिए, जैसे हम जो कहना चाह रहे हैं वास्तव में वही सामने वाले के पास जाना चाहिए, वही बात जो है वो उससे प्रदर्शित होनी चाहिए, जो बात हम उसमें कहना चाह रहे हैं, जो हम अनुसंधान करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा दृष्टिकोण अलग है और सामने वाला जब देख रहा है उस घटना को तो उसका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। मैं मानता हूँ ये मानवीय बात है, ये एथनिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ सके। प्राकल्पना एक और एक प्राकल्पना के बारे में जब हम संवहनशीलता का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि दूसरे लोग भी वही अर्थ लगाएं जिस उद्देश्य से हमने या अनुसंधानकर्ता ने उसे बनाया था। अर्थात सूचनादाता और सूचना प्राप्तकर्ता ये दोनों ही प्राकल्पना का एक ही अर्थ निकालें। ऐसा ना हो कि हम अलग अर्थ निकाल रहे हैं, जो सूचना प्राप्त कर रहा है और सूचनादाता जो है वो अलग दृष्टिकोण से उस मतलब अर्थ निकाल रहा है और उत्तर दे रहा है। ठीक है, ये हो गई संवहनशीलता। इसके बाद है विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है? इससे मतलब ये है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राकल्पना की जांच हो सके। वही प्राकल्पना विश्वसनीय कहलाएगी जिसकी जांच कोई भी वैज्ञानिक जब भी करना चाहे कर सके। ऐसा नहीं कि हमने किया और फिर बाद में हमने किस आधार पर किया है, हमने उसका विवरण ही नहीं दिया, हमने वैज्ञानिक तथ्यों को, वैज्ञानिक प्रविधियों को, इन सब चीजों का वर्णन ही नहीं किया। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी प्राकल्पना की जांच जब भी किया जाए, किसी भी वैज्ञानिक द्वारा किया जाए, तो वो कैसी होनी चाहिए? मतलब उसकी जांच की जा सके। ठीक है, तथा जांच द्वारा परिणाम पूर्व के समान हो। खास बात तो यही है ना। विश्वसनीयता तो तभी आएगी जब कोई व्यक्ति कितनी भी बार जांच करे तो परिणाम पूर्व के समान ही मिलने चाहिए, अलग अलग परिणाम प्राप्त होने नहीं चाहिए। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्राकल्पना में उपर्युक्त वर्णित सभी गुण एवं आयाम कम अधिक मात्रा में होते हैं, जो प्राकल्पना को समान विचार से अलग महत्व और रूप प्रदान करते हैं। थैंक यू। इस पर डिस्कशन के लिए या इस पर कोई डाउट क्लियर होता है तो आप वही रूटीन फॉलो कर सकते हैं। मैं शाम को 7 से 8 व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध रहता हूं। आप वहां पर इससे संबंधित डिस्कशन कर सकते हैं और गूगल मीट के माध्यम से भी आप मुझे
मीटिंग में लेकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीजें आप लोगों को निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। अब आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।